दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टीआरआई ने अपना जो नेक्स्ट राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा, पता नहीं कब होगा, शायद इस साल हो या अगले साल हो, उसका रिजर्व प्राइस उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और सारे ऑक्शन के मोडालिटीज जो भी क्वेश्चंस डीओडी ने पूछे थे, वो सारा क्वेश्चंस उन्होंने जो है अपने रिकमेंडेशन के अंदर में लिस्ट आउट कर दिया है। अब दोस्तों अगर ये पूरा का पूरा रिकमेंडेशन आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको 454 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। और ये बहुत बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारे नुआंसेस हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन जो है हमेशा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि मेरे हिसाब से लेमैन, जिसको स्पेक्ट्रम के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, जिसको बेसिक लॉजिक समझना है कि क्या हुआ है, वो कभी भी मॉडल के अंदर जाके एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये सारे। तो मैंने जो है सारे ऑप्शंस, टीआरए के रिकमेंडेशन, डीओटी के रिकमेंडेशन, सब कुछ जो है हर साल जब भी आता है, हर टाइम में उसको एनालाइज करके मैंने अपने एक्सेल शीट के अंदर में ये सारे मॉडल्स जो है रखे हुए हैं। तो अगर आप मेरे एक्सेल शीट में जाएंगे तो आप देखेंगे हर साल का, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हर साल का जो है मॉडल्स जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 ऑक्शन। अब देखिए मैं जाता जा रहा हूँ, देखिए कितनी सारी एक्सेल शीट है 2014। तो देखिए 2012 का, क्योंकि 2010 का तो इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वहाँ मॉडल जो है फ्रेश था। 2012 से टीआरआई मॉडल्स यूज़ करने लगी हैं, तो तब से मैंने ये मॉडल्स जो है ट्रैक करता जा रहा हूं। तो मेरे को पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। और इतना आसान होने के बाद भी मेरे को 3 दिन लग गए, 2.5 दिन लग गए इसको एनालाइज करने के लिए। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है ये पूरा वीडियो जो है सीरीज में बनाऊंगा, एक स्टेप बाय स्टेप फेजेस में। तो पहला वाला फेज जो है वो वैल्यूएशन में कितना प्राइस कटा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो यही है ना कि प्राइस कितना कटा। तो ये जो है पहला मेरा जो है वीडियो रहेगा और मैं आपको समझाऊंगा कि प्राइस कटा तो कितना कटा और क्यों कटा, और मॉडल्स को किस तरह से टीआरआई ने ट्विक किया है और क्या लॉजिक टीआरआई ने अपनाया है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर्स देखे होंगे तो न्यूज़पेपर्स ने कहा है कि टीआरआई ने 37% जो है काटा है, अप टू 37%। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये समरी टेबल देखेंगे, ये समरी टेबल देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि जो डिस्काउंट है, एक रेफरेंस भी मैंने मेंशन किया है, किससे मैंने जो है रेफरेंस जो है यूज किया है, 2022 रिजर्व प्राइस, 2024 रिजर्व प्राइस, और समटाइम्स एवरेज वैल्यूएशन ऑफ 2026 जहां रिजर्व प्राइस अवेलेबल नहीं था। तो अगर आप पाएंगे कि 16.64%, 600 मेगाहर्ट्ज का जो है, क्योंकि इसको मैंने कंपेयर किया है 2022 के रिजर्व प्राइस से। और 28.95 जो है वो 800 मेगाहर्ट्ज बैंड का जो है, इसको कंपेयर किया था मैंने 2024 में। 900 का जो है वो 25.89 है, ये मैंने कंपेयर किया 2024 के रिजर्व प्राइस से। और अपना 1800 का 19.43 है, और आपका जो है ये भी मैंने 2024 के रिजर्व प्राइस से कंपेयर किया है। और आपका 2100 का 24.95 है, और 23 का 33.41 है। ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेक्ट्रम है नहीं। 25 का ज़्यादा है, ये आपका 32.52 है, पर मैंने इसको 2026 के एवरेज वैल्यूएशन कंपेयर किया, क्योंकि पहले स्पेक्ट्रम था नहीं, अब स्पेक्ट्रम निकल के आया है। और 3500 का मैंने 2024 के रिजर्व प्राइस से कंपेयर किया है, ये 27.05% कम हुआ है। अब दोस्तों इसमें आपको थोड़े नुआंसेस बता देता हूं पहले, कि इसका जो है इंप्लीकेशंस क्या है, कौन सा बैंड सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे बैंड जो कि इंपॉर्टेंट है वो 600 मेगाहर्ट्ज, इसका प्राइस कटा है 16.64%। तो अगर आप देखें इसका रिजर्व प्राइस जो है 32,3272 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज है। और 700 का जो रिलायंस ने लिया था वो था 39,000 टू 3,925। इसका मतलब 10 मेगाहर्ट्ज 700 में रिलायंस ने कितना खर्चा किया था, करीब 40,000। तो अगर कोई अभी लेता है 10 मेगाहर्ट्ज, उसको 32,720 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब एवरीबडी शुड बी फोकस्ड ऑन दिस, बाकी सारे जो है इट्स नॉइज। सबसे इंपॉर्टेंट है 600 मेगाहर्ट्ज। तो इसका मतलब 600 मेगाहर्ट्ज में अगर आप 4 साल का एनपीवी कैलकुलेशन करेंगे तो ये डिस्काउंट ज्यादा है, ये कम नहीं है 16, बिकॉज ये 2022 का प्राइस था, है ना। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद अगर देखें आप
और दूसरा बैंड कौन सा इंपॉर्टेंट है? दूसरा वाला बैंड जो कि इंपॉर्टेंट है 900 मेगाहर्ट्ज का, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंक्रीमेंटल स्पेक्ट्रम लेके वो आप जो है 5 मेगाहर्ट्ज 10 मेगाहर्ट्ज बना के ऐसे कर सकते हैं। तो इसका प्राइस कटा है 25.89 और इसको 2024 के उससे मैंने कंपेयर किया है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 800 मेगाहर्ट्ज भी इंपॉर्टेंट है पर मटेरियली इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई लेगा नहीं, रिलायंस नहीं लेगा 800 मेगाहर्ट्ज बैंड, बिकॉज रिलायंस को 800 मेगाहर्ट्ज करके 4G नहीं करना, उसको 700 मेगाहर्ट्ज में 5G करना है और 800 में 5G करेंगे तो 800 मेगाहर्ट्ज और 700 मेगाहर्ट्ज को कंबाइन करके आप कैरियर एग्रीगेशन नहीं कर सकते। कैपेसिटी एनहांसमेंट में तो काम आ जाएगा पर कैरियर एग्रीगेशन नहीं कर सकते, इसलिए मेरे हिसाब से ये 800 मेगाहर्ट्ज बैंड बीएसएनएल को करना चाहिए। बीएसएनएल को जब 5G करना है तो वो 4G पूरा 800 मेगाहर्ट्ज में शिफ्ट कर देना चाहिए और इसके अंदर उसको जो है 4G करना चाहिए और 700 में उनको 5G करना चाहिए, इससे काफी फायदा होगा, है ना। तो ये 800 उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 900 मैंने आपको बता दिया, इंक्रीमेंटल स्पेक्ट्रम लेने के बाद में वो 5G ऐसे कर सकते हैं। 1800 का भी कोई खास फर्क है क्योंकि लोगों के पास बहुत स्पेक्ट्रम है, कोई मतलब नहीं है। 2100 का हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़े पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो मैं एनालाइज करूंगा, मतलब बैंड बाय बैंड, जबकि नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन करूंगा तो मैं बैंड बाय बैंड इंप्लीकेशन एनालाइज करूंगा। 2300 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 10-10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है कुछ सर्कल में, इसका कोई मीनिंग नहीं है, छोड़ दीजिए। 2500 हो सकता है इंपॉर्टेंट है सिर्फ वोडाफोन के लिए और किसी के लिए, अब वोडाफोन कितना लेता है इसमें वो डिपेंड करेगा। 3500 का भी कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि 3500 जितना लोगों ने ले लिया उसके बाद और स्पेक्ट्रम नहीं लिया जा सकता बिकॉज वो बैंड इंटरफेरेंस एरिया के ऊपर है, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये है आपका समरी, इसका मतलब 3500, ये जो 37% का जो कट है वो तो है ही नहीं, है ना। आपको सामने जो दिख रहा होगा ये कट है और ओवरऑल कट जो है वो 21.18% है। वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया? तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये सर्कल बेस है नंबर्स, तो वैसे तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो मैंने सम प्रोडक्ट कर दिया इस नंबर का और इस नंबर का और 22 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने देखा हाँ ये दोनों नंबर जो है मैच करते हैं रफली, तो इसको मैंने वैसे ही सम प्रोडक्ट से कैलकुलेट किया। तो क्योंकि और कोई तरीका था नहीं, क्योंकि सर्कल वाइज करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा आपको मतलब मेहनत लग जाएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि रफली ये तरीका ठीक है। इसका मतलब 21.18% कट है, 37 तो किसी एंगल से नहीं है। तो पहला तो पॉइंट ये है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है कि टीआरआई ने जो वैल्यूएशन मेथड यूज किया है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको लगेगा कोई आप मैनेजमेंट एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, आईएम के एडमिशन में प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि टीआरआई के जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है टीआरआई का वो मैं आपको दिखाता हूं, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं समझ में आया, मेरे को बैक कैलकुलेट करना पड़ा। मैं आपको दिखाता हूं वो रिकमेंडेशन कितना कॉम्प्लेक्स रिकमेंडेशन है कि कैसे उन्होंने, अगर जस्ट अ मिनट लेट मी जस्ट शो यू फर्स्ट दैट रिकमेंडेशन। कहाँ गया रिकमेंडेशन, सीरीज ऑफ रिकमेंडेशन में, ये देखिए मैं ऊपर दिखाता हूं, हाँ ये देखिए ये वाला, ये है आपका, नो नॉट दिस सॉरी, मैं आपको दिखाता हूं कहाँ गया डीओटीज रेफरेंस, ये नहीं है सॉरी मैं पॉज करके निकालता हूं मैं, ये रहा। तो यहां पे आप देखिए 3.189, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है, और आपको मैं बताऊंगा, फ्लेवर दे दूंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि ये कोई आईएम के एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरह से है। और आपको कैसे पता चलेगा मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप देखिए ये मॉडल देखिए, इस मॉडल के अंदर में कितने कॉलम्स हैं, 25 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। टीआरआई ने भी लगभग इसी तरीके से किया होगा क्योंकि उन्होंने पूरा मेथड तो डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बता दिया है। अब उन्होंने क्या किया है, 2022 का स्पेक्ट्रम ऑक्शन वो कितना सक्सेसफुल हुआ, 2024 का स्पेक्ट्रम ऑक्शन कितना सक्सेसफुल हुआ, फिर 2024 का रिजर्व प्राइस, 2024 का ऑक्शन प्राइस, फिर इसको इनपुट की तरह यूज किया इस मॉडल में, और ये डिसाइड किया है कि इसको इंडेक्स करना है कि 2024 का रिजर्व प्राइस का जो को ऐसे का वैसे ही रखना है। एक इनपुट ये हो गया। उसके बाद उन्होंने मॉडल्स निकाले हैं, मल्टीपल रिग्रेशन, ट्रेंड लाइन, प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोडक्शन फंक्शन, रेवेन्यू सरप्लस, ऐसी करती आ रही है टीआरआई, और ये करके उन्होंने मीन निकाल के वैल्यू निकाल दिया 2581। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि मेरे को ये मॉडल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि 2024 का ही रिजर्व प्राइस ज्यादा था, वो था कितना 2337, ठीक है ना। अब वो 2337 अगर रिजर्व प्राइस ज्यादा था, और अगर टीआरआई कहती है, और टीआरआई ने कई जगह कहा भी है कि इट इज ए ट्रू मार्केट डिस्कवरी, तो वैल्यूएशन अगर होता है तो ट्रू मार्केट डिस्कवरी हो गया। तो जब 2337 1800 का प्राइस था, तो फिर वैल्यूएशन 2581 कैसे निकला, बढ़ कैसे गया?
वैल्यूएशन तो कम होना चाहिए क्योंकि ऑपरेटर्स श्रिंक हो गए, वोडाफोन आइडिया वीक हो गया, इसका तो वैल्यूएशन कम होना चाहिए, बढ़ेगा कैसे वैल्यूएशन? तो मेरे को इन मॉडल्स पे कोई भरोसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं विद कन्विक्शन, मेरे को नहीं भरोसा है। इसीलिए क्योंकि ये मॉडल बहुत इरेटिक है, और यहां पे उन्होंने जो मॉडल्स यूज करें आप देखिए किस तरह से, कहीं पे 70% यूज किया, कहीं पे 60% यूज किया। लॉजिक तो है कि क्यों यूज किया इन्होंने, पर वो लॉजिक जो है बिल्कुल लाइक रोबोटिक लॉजिक है। मतलब उन्होंने डिस्क्रिप्शंस लगाए हैं, कहीं पे 1 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, कहीं पे 2 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, पूरा बिक गया, आपने उसको पूरा मान लिया। अब 1 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पूरा बिकने का मतलब ये थोड़ी ना आप उसको इंडेक्सेशन कर दोगे, कोई मतलब नहीं है। 1 मेगा स्पेक्ट्रम इसलिए बिका कि भैया उन्होंने ऑपरेटर को कोई मौका नहीं था और स्पेक्ट्रम का। पर अगर आप टीआरए की लॉजिक देखें तो उन्होंने काफी लॉजिक, मैं टीआरए को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि उनके लॉजिक नहीं लगाया, पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगा दिया। तो कभी दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये लॉजिक क्यों इतना कॉम्प्लेक्स, इतना फेल, इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, यहां से देखिए, अगर इसको स्क्रीन को जो है आप फ्रीज करके आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। ऐसे उन्होंने 1800 का निकाला, फिर उन्होंने 800 का निकाला, 800 के मॉडल्स निकाले, ऐसे करके अगर आप देखें कितनी मेहनत लग गई दोस्तों मेरे को इसको बनाने में, है ना। क्योंकि रूल्स मैंने नीचे लगाया हुआ है, देखिए रूल्स। अब वो पढ़ेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा ये पढ़ के, क्योंकि यहां पे भी दोस्तों कुछ चीजें उन्होंने मेंशन की हैं जो यहां उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। अब मेरे को कैसे पता कि टीआरए ने इंप्लीमेंट नहीं किया? क्योंकि मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया है, यहां पे नंबर्स टू नंबर्स कैलकुलेट किया। ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये टीआरए के नंबर नहीं लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला पे कैलकुलेट किया हुआ है। इसलिए मेरे को पता है कि यही उन्होंने लॉजिक अपनाया है। यहां पे 900 में भी देखिए, कहीं पे 60%, कहीं पे 70%, कहीं पे इक्वल टू, फिर 2100 में भी देखिए यही हाल है। उसके बाद में 2300 में भी देखिए मैं इसको बता रहा था ना 2300 क्यों यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही जगह पे स्पेक्ट्रम अवेलेबल है जो है ऑक्शन के लिए। ये देखिए यहाँ पे 4-5 जगह पे 60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 2500 में भी इस तरह के लॉजिक अपने अब लगाया है उन्होंने। 600 का उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक लगाया। उन्होंने बोला भाई 600 का क्या करते हैं, आप जो है एवरेज वैल्यू ऑफ 1800 मेगाहर्ट्ज ले लो, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसको क्या करो कि वही एवरेज वैल्यू ऑफ 800 मेगाहर्ट्ज ले लो, क्योंकि 1800 का एवरेज वैल्यू ले लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वहां की भी 700 मेगाहर्ट्ज इज 600 इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन 1800। उसके बाद फिर एवरेज वैल्यू ऑफ 800 ले लिया, दोनों का जो है एवरेज कर लिया, और जो नंबर आया वहां पे ले लिया उन्होंने, उसको 70 से डिवाइड कर दिया, 70% से डिस्काउंट कर दिया, तो ये नंबर आ गया, है ना दोस्तों। तो ये है मोटा मोटा दोस्तों। मैं इस वीडियो को ज्यादा खींचूंगा नहीं, क्योंकि ये मॉडल आपको समझाना जो है बेकार है। एक वीडियो में बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि टीआरआई ने कैसे अपने मॉडल्स का जो इवैल्यूएशन का तरीका है चेंज करती रही है, और ऑक्शन के इनपुट्स, ऑक्शन के अंदर में जिस तरह से बिडिंग हुआ है उसको पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर दिया है। और यहां पे एक चीज में मैं जरूर तारीफ करूंगा टीआरआई की। टीआरआई ने डीओटी को रिक्वेस्ट किया था कि आप ऑक्शन का एनालिसिस करके भेजिए, क्योंकि वो एक इनपुट बनेगा इस मॉडल के अंदर में, और डीओटी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि डीओटी ने क्या किया मैं आपको दिखा देता हूं, आप भी देख के हंसेंगे कि डीओटी ने सिर्फ जो है ये आपका, ये देखिए, ये उन्होंने एनालिसिस करके भेजा है कि टीआर, एक मिनट, ये नहीं नीचे वाला, ये देखिए, ये उन्होंने एनालिसिस किया है, रिपोर्ट ऑन स्पेक्ट्रम ऑक्शन रिजल्ट ऑफ 2023-24। और ये इस किसने, मतलब दिस इज जस्ट ए नंबर्स कि भाई कितना स्पेक्ट्रम था, कितना बिका, और कुछ नहीं है इसके अंदर में। पर किसने कैसे बिड किया है, कोई मतलब देर आर, मतलब कहते हैं ना कि प्रिडेटरी प्राइसिंग हुई कि नहीं, और लोगों ने जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक किया कि नहीं, स्पेक्ट्रम नहीं भी चाहिए था तब भी उन्होंने बिड किया, जो मैं आपको वीडियो में समझाता था, उसका कुछ खास एनालिसिस है नहीं इसके अंदर में। तो जब तक वो एनालिसिस नहीं हो, ये नहीं पता हो कि प्राइस बढ़े क्यों, किस रीजन से बढ़े, है ना, तो उसको मार्केट डिस्कवरी तो कभी माना नहीं जाना चाहिए। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो वो लगता है मार्केट डिस्कवरी है, पर रियलिटी में वो मार्केट डिस्कवरी नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रम ऑक्शन कोई आलू प्याज या का ऑक्शन नहीं है, कोई चीज, कोई कॉमोडिटी का ऑक्शन नहीं है। इसके अंदर आपके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स जो है लेस होते हैं, ऑक्शन रूल से गवर्न होता है। तो इसमें ये मानना कि वो मार्केट डिस्कवरी है, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में ये पूरे मॉडल को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। और मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, ये जो मॉडल अपनाते हैं टीआरआई की, आप 1800 को बेस मान लीजिए, उसके इनपुट्स डालते रहिए, वो गलत है, क्योंकि 1800 इज नो लॉन्गर एन इंपॉर्टेंट बैंड एनी मोर।
वो वो दिन गए कि उन्होंने 1800 में अटके हुए हैं, उनको बेस मान के और बाकी के प्राइजेस निकालते हैं वो। इन जनरल देखा जाए तो अगर आप मॉडल्स को देखेंगे तो वो तरीका ठीक नहीं है। एनीवे दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म करता हूं, क्योंकि मैं डिटेल्स में तो आपको बता नहीं सकता और आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा। मैं एक दूसरा वीडियो में लेके आऊंगा कि ऑपरेटर को क्या इंपैक्ट होगा और किस ऑपरेटर को फायदा होगा, किस ऑपरेटर को नुकसान होगा, और दूसरा वीडियो होगा मेरे इस सीरीज में। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक देखने के लिए। दूसरा वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा।